नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे यूपी में फिर योगी राज। जिस तरीके से पूरे 4-5 राज्यों चुनाव परिणाम सामने आए, जिसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है, जीत हासिल की है और जीत की ओर बढ़ भी रहे हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं खास रिपोर्ट। हाँ, चुनाव परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं हम लोगों के लिए। अब जनमत का तो सम्मान सभी को करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन पार्टी भी करेगी, हम लोग भी करेंगे कि क्या कामों में चूक रही है और चूक सुधारने का भी प्रयास करेंगे। पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के रिजल्ट से मध्य प्रदेश ज़्यादा खुश हो इससे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है वो जगजाहिर है। और जिस किस्म का बजट कल प्रस्तुत किया गया वो खुद की पीठ थपथपाई गई और अभिभाषण में भी लगभग यही हाल रहे। संप्रदायवाद, जातिवाद और मोदी जी के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। अमित शाह जी ने भी कुशल रणनीति बनाई और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विजय का एक नया इतिहास लिख रही है। तो पूरब से उत्तर की ओर चहुं ओर राष्ट्रवाद जीत रहा है, विकास जीत रहा है। और अकेले उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार विकास और राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। ये उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो इन प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकारें बना रहे थे। आज प्रदेश के अंदर चारों तरफ माननीय मोदी जी का परचम लहरा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में विराट बहुमत की ओर हमारी पार्टी बढ़ रही है। ये तय था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उसी तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं और शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। देखिए, वाकई जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं और आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। सिर्फ पंजाब छोड़ो, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा लगभग स्थापित कर दिया है। पूरी पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है वो भी चौंकाने वाला है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, वे भी ट्वीट करके बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की नीतियों से कुछ सीखना चाहिए। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी साथ जुड़े हमारे। अजय श्रीवास्तव जी, आपने देखा होगा बड़े नज़दीक से यूपी का चुनाव के, यूपी के अंदर फिर से एक बार योगी की लहर रही। योगी और मोदी के नाम पे लोगों ने वोट किया, समर्थन किया और समाज से एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, विश्लेषण करते भी हैं। किस रूप में देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, उत्तराखंड में शीतलहर चलती थी और उसी टाइम पर उत्तर प्रदेश में योगी लहर चल रही थी। तो उत्तराखंड की शीतलहर का जो असर था वो उत्तर प्रदेश में रहता था और उत्तर प्रदेश की योगी लहर का जो है वो प्रभाव उत्तराखंड में रहा, जहां गंगोत्री से लेकर संगम तक भारतीय जनता पार्टी आई है। ये तारीफ की बात है, उनके संगठनात्मक क्षमता की बात है और इसमें कई प्रकार की बातें इस प्रकार से रही कि एक समुदाय विशेष मुसलमान जो हैं वो पूरी तरह उन्होंने 99% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को किया। एक जातिगत फैक्टर भी था, यादव जो थे उन्होंने लगभग 70% वोट जो है वो अखिलेश यादव को किया। तो जो एक समाज जो विभक्तिकरण के रूप में रहता है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग रहता है, क्योंकि सपा जो थी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में वो ये भूल गए कि जो उनके साथ में नेता हैं वो पूरी तरह उनके साथ समाज है या नहीं है, समाज है या नहीं है, ये देखना चाहिए। जो बात वहाँ से आ जाती है वो क्या है, तो समाज उन लोगों के साथ नहीं थे। ओम प्रकाश राजभर जो थे वो उनके साथ राजभर समाज नहीं था। उसके साथ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे उनके साथ में उनका मौर्य समाज, काची समाज नहीं था, साक्य समाज नहीं था। तो जो उन्होंने दारा सिंह जो थे उनके साथ कुर्मी समाज नहीं था। तो जो जातिगत समीकरण है, दूसरा उन्होंने जाटों का जो समीकरण लगाया कि जाट वर्ग जो है वो जयंत चौधरी के साथ आएंगे,
लेकिन चूंकि वहाँ पे कैराना और पहले दंगे हो चुके हैं और उनसे जो है सब जनमानस जो है वो मतलब एक तरह से भी विचलित था। मतलब ये था कि ये जयंत अखिलेश के साथ क्यों गए, और क्योंकि अखिलेश जयंत हमसे उस व्यक्ति को वोट देने को कह रहे हैं जिन्होंने कि कैराना छोड़ने का एक सरेआम ऐलान किया था, वो थे जाहिद हसन। तो वो जो पूरा एक कार्य बचा, और बाकी जो योगी जी थे उनका प्रभाव था, उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की थी। सवर्ण समाज जो था वो 95% जो था वो भाजपा के साथ था। बैकवर्ड का जो यादव वर्ग को छोड़ के जो शेष बैकवर्ड था, जितनी जातियां थी वो पूरी भाजपा के साथ आई। तो जो गंगोत्री थी जहां से गंगा जी निकलती हैं और संगम जो इलाहाबाद में मिलता है, वो सफ़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। देवभूमि जो है, देवभूमि उत्तराखंड में आज 30 वर्ष उसको निर्माण हो गए, 22 साल उसको निर्मित हुए हो गए हैं, लेकिन 22 साल में जो सरकार आती थी वो सभी मतलब जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जब उत्तराखंड बनाया तो जो नित्यानंद जी थे, स्वामी नित्यानंद, वो सबसे अच्छे मतलब वो एक माने जाते थे, वक्ता माने जाते थे। और वो नित्यानंद जी जो थे, नित्यानंद जी चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो वहाँ पर कई हुए, आज तक खंडूरी जो थे वो हार गए थे, वहाँ पर हरीश रावत चुनाव हार गए थे। तो वहाँ जितने मुख्यमंत्री थे वो हारते थे। इस बार धामी जी भी हारते हारते बचे हैं, लास्ट में आखिरी में वो जीते हैं। एक उन्होंने 48 किया, एक उन्होंने परिवर्तन किया। तो जो एक असर होता है कि योगी लहर का जो असर था वो बहुत अधिक उत्तराखंड में था, क्योंकि उत्तराखंड जो था कभी यूपी का ही हिस्सा था और यूपी से अलग हटके बचा था। तो जब भी मेरा विश्लेषण हुआ था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो उत्तराखंड का जो रिजल्ट आएगा वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ही आएगा। नंबर दूसरी चीज़, मणिपुर एक राज्य है, दूसरा गोवा है। गोवा में भी भाजपा ने अच्छी सफलता अर्जित की है। गोवा के जो समीकरण थे वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर कांग्रेस की एक उपशाखा, जिसको इन्होंने अपनी कुर्बानी दे के बंगाल में ममता दीदी को बनाया, लेकिन ममता दीदी की जो छोटी एक राज्य है गोवा में, वहाँ पर भी वो कांग्रेस मुक्त करने के लिए पहुँच गई और उनके 2 विधायक चुनाव जीत कर आए। ये उन्होंने जो वोट काटा, जो वो पूरी तरह वो कांग्रेस का काटा, क्योंकि जो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े और वो जितने वोटों से चुनाव हारे हैं गोवा का, आप विश्लेषण करिए कांग्रेस के, वो सारे के सारे वहाँ मिले टीएमसी के लोगों को है। टीएमसी का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन ममता दीदी एक राष्ट्रीय नेता बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में देखा जाए। वो चाहती हैं कि वो अखिलेश को सहयोग करके वो वहाँ पर बनारस से चुनाव लड़े मोदी के खिलाफ। कई उन्होंने ऐसे करे हैं, चाहे शरद पवार हो या ये हो। तो एक तरह से टीएमसी भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लग गई है, एनसीपी भी एक तरह से लगी हुई है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में। और उत्तर प्रदेश में जो हालत हुई है वो 2% हुई है। प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन मूल रूप से सबसे जो चौंकाने वाला मतलब चुनाव परिणाम है वो है बसपा का। उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है, जो आज से वहाँ पे 10 साल पूर्व मतलब 15 साल पूर्व जो बसपा वहाँ पर काबिज थी, सत्ता में काबिज थी, और वो बसपा वहाँ पर 1 सीट लेके आई। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बसपा की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक जातिगत वैमनस्यता पैदा करके वो पार्टी खड़ी हुई थी। उसने वैमनस्यता पैदा की, उसने इस प्रकार के नारे लगाए। जिन लोगों के साथ रात दिन उठना बैठना है लोगों का, जो मजदूर हैं या कोई भी है, तो वो एक दूसरे को उन्होंने इतनी दूरियां बढ़ाई, इतनी खाई बढ़ाई कि जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान। जी रोकना चाहूँगा आपको। कांग्रेस के ब्रजेश पांडे जी चुके हैं और बीजेपी का प्रयास करते हैं। ब्रजेश जी और तो ब्रजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से परफॉर्मेंस यूपी में किया, आखिर क्या वजह रही, क्यों इतना बैकफुट पर रहे? क्योंकि सरकार से लड़ाई थी, डायरेक्ट थी, बड़ी पार्टी मानी जाती है, पुरानी पार्टी मानी जाती है, लेकिन पिछली बार तुलना में इस बार आपको भारी लॉस भी हुआ है, सिर्फ 2 सीटों पर लगभग। देखिए अजय साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के हमारा जो असेसमेंट था, हमारा असेसमेंट था कि हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाएंगे। हमारा असेसमेंट था कि योगी राज में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे थे उन मुद्दों को उठाएंगे। किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था उस बात को बेबाकी से रखेंगे। इसके साथ साथ हमारा असेसमेंट ये था
कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो युवा था वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गया था योगी आदित्यनाथ जी के राज में, उस बात को भी हम जनता के सामने लाएंगे। और हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने कई सारे बिंदुओं को उठाया और जनता के बीच तक गया। कांग्रेस पार्टी के स्टालवर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा जी, अजय श्रीवास्तव साहब ठीक कह रहे थे, उन सभी लोगों के बीच जाने का प्रयास किया जहां अभी इसके पूर्व के नेता नहीं जा रहे। कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ा। ये दिगर तथ्य है कि चूंकि वहां राम मंदिर की बात बीजेपी लेकर के आई थी कि साहब हम 2024 में मंदिर बना के देंगे देश जनता के सामने, और भगवान श्री राम, अयोध्या श्री राम का जन्म ही अयोध्या में हुआ है, तो जो सेंटिमेंटल इश्यू था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे कि साहब ये तो सांप्रदायिकता वाली पार्टी है, ये जातिवाद की राजनीति करती है, फासिस्टवाद की राजनीति करती है इत्यादि, उन सारे बिंदुओं से इतर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा तय किया, और वो एजेंडा था इस देश के अंदर 70% हिंदुओं को अपने पक्ष में रखना। इस पर वो कामयाब हुए। इस झूठे प्रचार तंत्र में वो कामयाब हुए, और कई बार झूठा प्रचार तंत्र जनता के लिए घातक होता है। बिल्कुल उसकी तरह होता है जैसे एक मृग जिसके अंदर खुद वो कस्तूरी छिपी होती है, लेकिन वो दूसरे कस्तूरी की तलाश में भटकता रहता है, मृग तृष्णा की तरह। ये रिजल्ट वैसा है, और इसकी समीक्षा हमारी पार्टी करेगी, और आज कल तक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में इस बात को लेकर बैठक पे बात रखी। पर पंजाब में क्या स्थिति थी? चन्नी को सीएम बना दिया, अमरिंदर सिंह वहां से रुष्ट हो गए, कांग्रेस का दबदबा अच्छा खासा वहां पे माना जाता है पंजाब में, लेकिन पंजाब में क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, पंजाब में का चुनाव जो है वहाँ कांग्रेस पार्टी ने अच्छे से लड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी साहब समाज के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार थे। उनकी जनता के बीच 28 थी। राहुल गांधी जी ने पूरा सर्वे कराया था, कांग्रेस पार्टी ने पूरा सर्वे कराया था। मैंने आपसे कहा ना, ये पूरे के पूरे चुनाव के रिजल्ट, चाहे वो यूपी की 403 सीटें हों, चाहे उत्तराखंड की 70 सीटें हों, चाहे पंजाब की 17 सीटें हों, मणिपुर की 60 हों या गोवा की 48 सीटें हों, ये सारे के सारे परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। और उसमें कई सारे फैक्टर हैं, कहीं कुछ जगह जाति फैक्टर भी हैं, कुछ जगह बीजेपी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में संवाद के माध्यम से अधिक सफल हुई, क्योंकि संचार जिसका अच्छा होगा, पत्रकारिता में वही श्रेष्ठ होगा, और कम्युनिकेशन बीजेपी ने ज्यादा बेहतर किया। मैं कहने को तैयार हूं, प्रचार कई बार झूठा किया जाए, लेकिन बार बार किया जाए तो जनता तक उसकी कनेक्टिविटी बनती है। शायद बीजेपी इसमें सफल रही है, और हम लोग इस पर बैठ करके समीक्षा करेंगे, और जहां त्रुटियां हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है। प्रहलाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई है आपको भारी भरकम जीत के लिए, जो कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस, जो मुख्य लड़ाई आपकी कांग्रेस पार्टी से होती है, आपको कांग्रेस को साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल कर ली है, उसके लिए बधाई हो आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद हरदेश जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये जीत जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जीत है, जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पर वहाँ की जनता ने विश्वास जताया है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने अच्छे तरीके से किया है, तो वहाँ की जनता को एक विश्वास जगा है कि हमारे लिए चिंता करने वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये मुझे लगता है कि एक जो विश्वास का भाव, और जो एक समय ऐसा हुआ करता था कि योजनाएं बनती हैं सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो योजनाएं बना रही हैं वो डायरेक्ट हितग्राहियों तक पहुंच रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये जनता में जो विश्वास जगा है वो विश्वास की जीत है। और जनता जनार्दन को भी बधाई कि उनकी सरकार वो स्वयं लेकर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिम्मेदारी दी है कि उनके लिए काम करें। हमको किसी दूसरी पार्टी के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की चिंता करते हैं। हाँ प्रहलाद जी, खुशी के इस माहौल में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी जी, उन्होंने एक ट्वीट करके खलबली मचा दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की नीतियों में सीखना चाहिए, इसलिए पंजाब में सरकार भाजपा ही नहीं बन पाई है। उनको शायद पीड़ा हुई है इस बात की। देखिए, मैं बड़े ही हृदय जी
साफ गोई से मैं स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हमेशा सहयोगी दल अकाली दल के साथ लड़ती रही है और बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। स्वतंत्र रूप से वो उनका भारतीय जनता पार्टी का पहली बार चुनाव लड़ा है और हम आगने वाले 5 सालों के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करेंगे, जमीन तैयार करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पंजाब के अंदर भी सरकार होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कप्तान जी की बात पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके बयान के क्या मायने देखिए, कप्तान सिंह जी सीनियर नेता हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम हार से भी सीखते हैं, जीत से भी सीखते हैं। हम ना हार में अति उत्साह में हम कोई ऐसा काम करते हो, ना ही जीत हो चाहे हार हो, हम सीखने का ही काम करते हैं। अगर कप्तान सिंह सोलंकी जी ने अगर हमको कुछ सीखने के लिए कहा है तो निश्चित तौर पर हम सीखेंगे। नहीं, पिछली बार की तुलना में इस बार यूपी में भी सीटें कम हुई हैं आपकी, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप ये देखा होगा कि आपने जो हमारे विपक्षी दल हैं वो निश्चित तौर पर एक हवा बनाने का काम करते हैं कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। हम अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो लोग मुस्लिम और हिंदू की बात करने लगते हैं। लेकिन मैं यूपी चुनाव में 2 महीने से ज्यादा वहां पर मैं रहा। मैंने देखा कि जो गरीब होता है, ना उसकी कोई जाति होती, ना उसका कोई धर्म होता, वो देखता है कि हमारे लिए काम कौन करता है और जो उनके लिए काम करता है उसके साथ जनता होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं और जनता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके उनको दोबारा सत्ता दे रहा है कि ये हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, हम यही हमारे लिए उचित है। ठीक है अजय जी, वाकई जिस तरह प्रहलाद जी ने कहा कि विपक्ष के सारे आरोपों जनता ने खारिज कर दिया, नकार दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताया। देखिए हृदय जी, अभी आप बात कर रहे थे मुझसे कि कप्तान सिंह सोलंकी जी ने ये कहा है प्रहलाद जी की मजबूरी है कि मतलब वो अपने एक सीनियर लीडर के विषय में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज इनके जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। यदि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि वो यदि है 30 साल में या 50 साल जितना भी उनका राजनीतिक जीवन रहा हो कप्तान सिंह जी का, उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी को समझा है, ना भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को समझा है और ना ही आम आदमी पार्टी को समझ पाए हैं। वो एक मतलब फिगर को देख के अपनी पार्टी को सीख दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उन्हें सर माननी चाहिए कप्तान सिंह जी को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो ये एनजीओ का सहयोग लेती है। नंबर दूसरा, यदि पंजाब का चुनाव यदि आम आदमी पार्टी ने लड़ा है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पंजाब में जो उन्होंने चुनाव लड़ा है वो शराब माफियाओं के पैसे से चुनाव लड़ा है। भले ही अरविंद केजरीवाल कितने ही सिद्धांतवादी आदमी हो, कितने ही बड़ी बात करते हो, आज आम आदमी पार्टी एक आदमी पार्टी है। एक आदमी पार्टी होने के कारण वह शराब माफियाओं की गिरफ्त में है। और नंबर दूसरी चीज़ यह है कि कप्तान सिंह जी ये नहीं समझ सके कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी क्या विचारधारा है। देश की जो विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, कांग्रेस परिवार की विचारधारा, संघ परिवार की विचारधारा, इस विचारधारा में कौन सी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता या जो भी नेता या खुद अरविंद केजरीवाल आए हैं, मैंने जब भी पत्रकार वार्ता हुई है उनसे यही प्रश्न किया कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, वो मुझे अपनी आइडियोलॉजी नहीं बता पाए। और जो संघ परिवार की आइडियोलॉजी के लिए 96 साल होने जा रहे हैं, उस संघ परिवार से आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नीति से समझना चाहिए, तो कैसे हैं वो कप्तान सिंह जी सोलंकी, कैसे राज्यपाल बना दिया उनके लिए। मेरे को तो समझ से बाहर है कि भाई आपकी, यदि आप ये देखिए कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती वो पार्टी समाप्त हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी क्यों एक सीट पर आ गई आज? 10 साल पहले यदि वो सत्ता में थी, आज बहुजन समाज पार्टी की एक सीट आई है, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि यह है, आप ये देखिए कि अब जो उत्तर प्रदेश का भविष्य आएगा, वो भविष्य में जो मतलब जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रहेगी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक उफान था। समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक सिरफिरे और गुंडा और माफियाओं के कब्जे में रहने वाला तत्व है, एक कठपुतली है अखिलेश। तो जब ये जनता को समझ पड़ेगा कि हमने इनको वोट देकर गलती की, तो इन फ्यूचर जो भविष्य आएगा उसमें जो मतलब जो
पक्ष और विपक्ष रहेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का यदि किसी पार्टी से मुकाबला होगा भविष्य में तो वो सिर्फ कांग्रेस से होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो थी वो जातिगत वैमनस्यता पैदा करके उसने पहले कांग्रेस को खत्म किया कि कांग्रेस जो है वो पंडितों की पार्टी है। फिर उसने जो किया कि एक सवर्णों का एक उसने किया, तो जैसे एक सटोरिया रहता है, सटोरिया क्या होता है कि धन कमा लेता है, और जब वो धन कमा लेता है और वो जब अपने लड़के बच्चों की शादी करने जाता है तो वो क्या करता है, वो ये करता है सटोरिया कि कपड़े की दुकान खोल लेता है, किराने की दुकान खोल लेता है और लोगों से हाथ जोड़ता है कि भैया अब मैं अच्छे धंधे में आ गया हूँ। तो यही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। पहले कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मतलब कहा कि वो करिए, और फिर उसके बाद में जब उनको सरकार बनानी थी, मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने पंडितों के साथ अपना मेल मिलाप किया और अपना नारा दे दिया कि तिलक तराजू और तलवार, इनसे होगा बेड़ा पार। तो वो जो एक सटोरिया वाली भाषा थी कि उन्होंने पहले अपनी तरफ जो दलित वर्ग का वोट था वो इकट्ठा किया, उसे वोट बैंक बनाया, और उस वोट बैंक बनाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। उसकी आइडियोलॉजी जो सिर्फ इतनी थी कि दलित वर्ग में एक आक्रोश पैदा करना, और उस आक्रोश को पैदा करने के बाद में अपनी पार्टी को जो है आगे ले जाना। तो वो कितने दिन तक चलता है? 1 चुनाव देखती है जनता, 2 चुनाव देखती है, 3 चुनाव देखती है, जब देखती है कि दीदी पे इतनी सैंडल है, इतनी साड़ी है, इतनी संपत्ति है, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, तो जनता समझ गई कि ये तो सिर्फ पैसे कमाने आए थे, इनको ना तो दलितों का उत्थान करना था ना किसी वर्ग का करना था। अंततः वो सारे लोगों का मोह भंग हो गया उनसे। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कब तक फ्री देगी? 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का कर्ज है वहाँ पे पंजाब में, 1000 रुपये हर महिला को देंगे, कहाँ से देंगे? वो कौन सी ऐसी उनके पास में पेड़ लगा है कि वो झड़ा देंगे? तो आम आदमी पार्टी हर एक वयस्क महिला को 1000 रुपये देंगे, फ्री बिजली देंगे। अभी देखिए आप, इनके पास साल भर 6 महीने बाद, क्योंकि 3 लाख करोड़ के कर्जे से पंजाब दबा हुआ है, वैसे ही वहाँ पर जो सरकारें आई हैं उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं किया है बजट पे या किस पे। अभी भी उनको जो कुमार विश्वास ने कहा था वो सही बात कही थी कि इनको जो फंडिंग हुई है वो विदेशों से हुई है या कुछ हुआ है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसके जनादेश का तो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कप्तान सिंह जी से ने कहा है उससे मैं पूरी तरह मतलब असहमत हूँ, क्योंकि उनको इतना बड़ा वो नहीं दिख रहा है कि हम यूपी में 270 सीट लेके आए हैं, रिपीट किया है। उनको वो नहीं दिख रहा है कि जो उत्तराखंड हर 5 साल में सरकार बदल देता था, आज वहाँ नियमित हुई है। तो वो एक ऐसा नहीं देखा उन्होंने, ये नहीं देखा कि गोवा में जहाँ हम पिछली बार अपना बहुमत नहीं ला पाए थे, आज हम वहाँ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर पूर्व का जो राज्य है मणिपुर, उसे नहीं देखा कि वहाँ पर हम अभूतपूर्व सफलता अर्जित कर रहे हैं। और एक पंजाब में उनको अकाली दल ने, यदि आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीत ली, उसमें उनको ये देखने लगा कि वो नीति उससे सीखें। क्या है, धिक्कार है ऐसे राजनीतिक लोगों को। ठीक है, अब ब्रजेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी अब इन राज्यों में चुनाव जो हुआ चुनाव परिणाम से सीख लेगी? क्योंकि अगले साल चुनाव मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और उसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। देखिए हरदेव साहब, बहुत अच्छी बात अजय श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, और मैं इनकी बात को पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरी तरह से सहमत हूं। मैं तो भाजपा पे इतना ही कह सकता हूं कि भाजपा वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, भाजपा वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है। इस विषय पर कांग्रेस अच्छी है साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। कितना अच्छा विश्लेषण अजय श्रीवास्तव साहब ने कहा, उस पर मैं आगे इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में अब चुनाव जब भी होगा, चाहे 2024 का चुनाव हो, लोकसभा का, चाहे उसके बाद का चुनाव, इन सभी चुनावों में आप परिदृश्य देखेंगे शुरू से अंत तक 2 ही पार्टी के बीच मुकाबला होगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जनता ने अपने आईने में सबको देख लिया और सबकी तस्वीर खींच लिया अपने मोबाइल। लोगों ने देखा बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से देश में आई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी, किस तरह से उसका पतन हुआ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी अपने स्ट्रीमलाइन की पॉलिटिक्स कर सके, और समाजवादी पार्टी ने देख लिया कि अब जो बन सकता था, इस बार पूरी ताकत झोंक दिया अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद भी वो जिस तरह से उसको वोट मिले या जिस तरह से उसकी सीटें आई 128 सीटें, वो एक बड़े राजनेता की पहचान नहीं।
तीसरी बात, आम आदमी पार्टी की पंजाब को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, 92 सीटें उसको मिल गई, लेकिन जो उड़ता पंजाब था, आज पंजाब नशे की हालत में दीवाना हो चुका है। वहाँ के युवा, वहाँ के बेरोजगार, वहाँ की महिलाएं, बहुत, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम उनसे कहें भी कि आप तमसो मां ज्योतिर्गमय के सिद्धांत पे चले तो किस तरह से कहें, क्योंकि पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश की तरह ही पंजाब के अंदर वहाँ के आम आदमी पार्टी ने लोगों को दिव्य स्वप्न दिखाया है और बताया है कि साहब अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम लोगों को 1000 रुपए देंगे। एक तो कर्जा तो ये होगा ही उत्तर प्रदेश, वहाँ के पंजाब की सरकार के अंदर। उसके अलावा उसने लोगों के सामने दूसरी पार्टियों को मुंह काला करने का जो कोशिश किया है, अब मुंह काला कोशिश होने की उसकी बारी आ गई, क्योंकि जब कोई सत्ता में बैठ जाता है तो लोग उसके बारे में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अच्छे तरीके से चाक चौबंद होकर के उसकी क्लास लेते हैं। अब ये शुरू हो गई इनकी क्लास। जैसे ये ओथ लिए उसके बाद आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का तो वास्तव में कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जनता के बीच क्या आचार है, क्या विचार है, क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है, क्या रीति है, क्या रिवाज है, किसी भी तरह का मैनिफेस्टो जनता के बीच ये नहीं बता सकते। मैं भी कुमार विश्वास की बात से सहमत हूँ और मैं भी मानता हूँ कि इनको विदेशों से फंडिंग हुई है, जिसके बूते उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाने में सफलता देती है। राज सवाल भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा साहब, इस देश के 70% लोगों को ये लोग इस बात को लामबंद करने में सफल हो गए कि अभी तो मैं अयोध्या में राम का मंदिर बनवाऊंगा, भगवान श्री राम का, अगली बारी जो है मैं मथुरा में, काशी में, सब जगह इसी तरह की मंदिर स्थापित करूंगा। हाँ, तो मेरा कहना ये, क्या मंदिर बन जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर बन जाने से इस देश के बेरोजगार जो पढ़ लिख करके MBA, MBBS, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, उनके सामने रास्ता अंधेरमय रहता है, क्या उन्हें उजाले की किरण मिल जाएगी? या क्या मंदिर बन जाने से लोगों के उदर पोषण के, जो लोगों के जीविकोपार्जन की पूर्ति हो पाएगी? कदाचित नहीं। पूरी तरह से लोगों को दिव्य सत्व में जीने के लिए, लोगों को मुगालते में डालने के लिए, लोगों के अंदर विकृष्णा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ने, उसके IT सेल ने एक झूठ परोसा है। इस झूठ परोसने में वो सफल हो गए, बिल्कुल उसके तरह जो अब तो बफर सिस्टम हो गया है। पहले तो परसने का सिस्टम होता था, पात में लोग बैठ जाया करते थे और उसमें पत्तल में लोगों को भोजन जो दिया करता था, उसकी तरह ये सफल हो गए। लेकिन ये अल्पकालिक है, ये दीर्घकालिक नहीं है। ये पानी के उस बुलबुले की तरह है जिसका परिदृश्य या जिसका रिजल्ट 2024 में कुछ और होगा और आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश सहित राज्यों में कुछ और होगा। ठीक है प्रहलाद जी, जिस तरीके से अपने ब्रजेश जी ने बहुत अच्छे से बात रखी है, क्या लगता है आपको यूपी और अन्य राज्यों में जो तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, तो वो वोट विकास के नाम पर मिला है या धर्म के नाम पर मिला है? खुलवाइए जी। देखिए क्या है, मैं ब्रजेश जी की बातों का बहुत स्पष्ट जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ा है, पूरे 4 राज्यों में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। जनता के लिए लड़ने वाली सरकार थी, काम करने वाली सरकार थी। लेकिन ये बात इसलिए नहीं आते हैं, किसने बात की कि आप 70% आबादी को बात कर रहे हो, क्या मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है? आप कितना भी गलत प्रचार करने का काम करें ब्रजेश जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का वो हर नागरिक साथ में है जो विकासवादी विचारधारा के सपोर्ट करता है। आपके झूठ बोलने से कोई चीजें आपकी सही नहीं हो जाने वाली। तो जो 50 साल पहले विकास नहीं होता था ना, आपको आज विकास दिख रहा। अरे आपको बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने नजर आते हैं। ये आप 24 तो आप लोग PhD लगे, इंटरनेशनल PhD हो इस पे, तो इंटरनेशनल PhD आप भारतीय जुमला पार्टी है। ये बीजेपी मेरे आप जुमला पार्टी। सुन लीजिए ब्रजेश जी, आप जैसा चरित्र नहीं है मेरा बीच में बोलने का। मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं आपसे आपका चरित्र तो इतना खोखला है कि आपको बोल के देश के लोगों के साथ लोग जो है कह दिया आपके साथ गणेश जी दूध पीते हैं। उस दिन आप मतलब यूपी में एक बार फिर से योगी राज कायम हुआ है। अजय जी, ब्रजेश जी, प्रहलाद जी, तीनों शुक्रिया, धन्यवाद। समय का अभाव है,
तो बात चली थी यूपी में फिर से योगी राज, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता ने एक बार फिर मोहर लगाई है, एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत की हासिल हुई है और जीत मिली है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।